डेफिनेट का सिखाए थे सब में इक्वल टू था। अब वो सब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जिसमें इनइक्वालिटी आता है। ठीक है, देखो अगर मैंने ऐसा कहा कि fx इज ग्रेटर देन gx, ओके, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखो fx का ग्राफ ऊपर है और gx का ग्राफ क्या है? नीचे है। देखो दिस इज व्हाट इट मींस, करेक्ट। अब अगर कोई भी एक इंटरवल लेते हो, लेट अस से दिस इज योर इंटरवल a to b, तो ये एरिया देखो a to b fx dx कहलाएगा, और ये वाला डबल शेडेड रीजन का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? बोलो, a to b gx dx। तो टेल मी दिस टोटल एरिया इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द डबल शेडेड रीजन्स एरिया। यस सर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देन a to b fx dx, now this will be definitely greater than a to b gx dx। देखो ऐसा होगा। यस सर। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू डालते हो तो यहाँ पे भी इक्वल टू होगा कि नहीं? यस सर। क्यों? अगर दोनों कर्व्स कोइंसाइड कर गया तो इक्वल टू भी आएगा, और इन दैट केस हम ये कह सकते हैं, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसी की जगह अगर मान लो मैंने तीन फंक्शन लिए, ये मान लो ये एक फंक्शन है, ये और एक फंक्शन है, कहीं पे टच भी कर रहा है, और जहां टच कर रहा है वहां पे इक्वल टू होगा। तो अब यहां देखो ये फंक्शन gx है, ये फंक्शन fx हो गया, और ये फंक्शन rx हो गया। ऑलराइट, देखो कोई भी एक इंटरवल ले लो a to b, ऑलराइट, तो अब यहां पे देखो ये a to b gx dx ये वाला एरिया होगा। देखो दिस एरिया, अब ये एरिया देखो इस डबल शेडेड रीजन यानी एरिया बाउंडेड बाय fx से बड़ा होगा। यस सर। और ये देखो ये वाला अपर कर्व का जो एरिया है इससे हमेशा छोटा होगा कि नहीं? यस सर। तो अब हम ऐसे कहेंगे, देखो इफ fx is less than equal to gx, that is less than equal to rx, say for all x belonging to the interval a to b। ठीक है, तो देन इसका इंटीग्रल्स भी यही प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। a to b fx dx will be less than equal to a to b gx dx, that will be less than equal to a to b rx dx। देखो क्या ऐसा कह सकते हैं? यस सर। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब मैं पहले इसका क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ, एप्लीकेशन। ये लिख लियो, सब बना रहे सर। कर लो। लिख लिया सर। लोगों को बताते हैं एप्लीकेशन। और अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, ये प्रॉपर्टीज तभी अप्लाई होता है जनरली जब फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होता है। देखो पहला क्वेश्चन लिखो कि लेट I1 बी इक्वल टू 0 to 1 e to the power minus x square dx, I2 be equal to 0 to 1 e to the power minus x square into cos square x dx, and I3 be equal to 0 to 1 e to the power of minus x square by 2 dx। देखो, then find the largest of the three integrals। ठीक है, मैंने ये बोला find the largest of the three integrals। देखो तीनों में से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ये सभी यस सर। यस सर। अब यार देखो
तो जब भी ऐसा केस हो जिसमें कि फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं हो, तो हमें सबसे पहले इंटीग्रैंड्स को कंपेयर करके इंटीग्रैंड में से कौन सा बड़ा होगा इस इंटरवल में ये निकालना। अब एक छोटा सा बात बताओ, cos स्क्वायर x हमेशा 1 से छोटा होगा? देखो फॉर ऑल x, इनफैक्ट अगर इसको इक्वलिटी हटा भी दो तो भी चलेगा, ये ओपन इंटरवल में, हाँ या ना? क्योंकि cos 0 तुम्हारा 1 होता है, राइट? बाकी जगह हमेशा ये 1 से छोटा है। अब इसको अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो दिस विल अगेन बी ट्रू, यस और नो? देखो इसमें कोई डाउट? नो सर। अब fx अगर लेस देन gx है तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 0 से 1 e to the power minus x square into cos square x dx, that is less than 0 to 1 e to the power of minus x square dx। देखो ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। तो I2 is smaller than I1, देखो ये पहला आया, ओके। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में से बड़ा I1 है, तो I1 और I3 को कंपेयर कर लो, ठीक है? ये बोलो e to the power x square बड़ा होगा कि e to the power x square by 2 बड़ा होगा? Which one is larger? ये ना बड़ा होगा। पावर अगर बड़ा है तो डेफिनेटली e, देखो e to the power x is an increasing function, बड़ा पावर मान लो x square यहाँ है, ठीक है? तो e to the power x square by 2, sorry, e to the power x square is here and e to the power x square by 2 will be here। अब रेसिप्रोकल लेते हैं तो e to the power of minus x square by 2 is greater than e to the power minus x square। अब ये इस इंटरवल में है तो 0 से 1 e to the power of minus x square by 2 dx, this will be greater than 0 to 1 e to the power of minus x square dx, ऐसा लिख सकते हो? तो बताओ यस सर। I3 is greater than I1 हो गया। अब ये दोनों को कंबाइन कर लो, फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को कंबाइन किए तो देखो I3 is greater than I1 is greater than I2, देखो ये कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंटीग्रल इन तीनों में कौन सा है? I3। और सबसे छोटा अगर निकालना हो तो I2 आंसर है। देखो ये पहला केस था जिसमें फंक्शन दिया हुआ है, ये फर्स्ट केस है जिसमें फंक्शन दे दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फंक्शन भी तुम्हें सोच के निकालना है, ठीक है? मिटा इसको, लिख रहे सर। यस सर। लिख लो। लिख लिए सर। हो गया? यस सर। समझ में आया कि नहीं, मेन बात ये बताओ। यस सर। अब देखो मान लो मैंने ऐसे बोला कि 0 से 1 dx by से 4 minus x square minus x cube का रूट होगा। नाउ दिस इज ग्रेटर देन a लेस देन b। अब मैंने तुमसे पूछा कि देन a एंड b का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया। अब देखो क्यूबिक के ऊपर अगर स्क्वायर रूट डाल दिया तो ये भी एक तरह से नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। क्यों? यहां देखो इसका कोई मतलब डेरिवेटिव है इस वाले का? नहीं है, और ना ही तुम यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। मतलब ये सब क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है, सब पहचान। तो अब देखो ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है और साथ में इनइक्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि मुझे लेफ्ट साइड में एक फंक्शन क्रिएट करना है, राइट साइड में भी एक क्रिएट करना है। अब
व्हाट शुड बी योर एंगल ऑफ थिंकिंग जिससे कि तुम वो क्रिएट करोगे। तो देखो ये वाले फंक्शन में लीस्ट पॉसिबल मॉडिफिकेशन करते हुए तुमको इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश करना है, लीस्ट पॉसिबल। तो ये बताओ इसको तुम अगर ये टर्म मैं हटा दूं तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। देखो दिख रहा है, यस सर। मैंने एक्स क्यूब को Yes, गायब sir. कर Yes, दिया, sir. या एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर कर देंगे तब भी ये इंटीग्रेबल होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. हाँ तो सर. ये देखो सबसे छोटा मॉडिफिकेशन करना है, याद रखो, और ताकि इंटीग्रेशन जो आएगा वो भी सिंपल रहे, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अगर x 0 से 1 में लाई करता है तो क्या ये कह सकते हैं? देखो इसमें से तुम और सब्ट्रैक्ट कर दिए पॉजिटिव sir. क्वांटिटी, तो ये छोटा ना हो गया। तो अब देखो रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसा कह सकते हो। दैट मीन्स 1 बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये मान लो इनइक्वालिटी 1 है, ठीक है। देखो ये स्टेप समझ में आया। देखो मेरा जो इंटीग्रैंड है वो इससे बड़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को अगर प्रोसीड करना है तो देखो हम ये भी कह सकते हैं 0 से 1 dx by 4 minus x square minus of x cube. तो this is greater than 0 to 1 dx by 4 minus x square। देखो can we say this? अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आता है, साइन इनवर्स ऑफ x by 2 लिमिट 0 से 1 यानी कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, 5/6. इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर देन 5/6, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हाँ या ना। देखो वही प्रॉपर्टी Yes, यूज sir. किया, fx ग्रेटर देन gx, और कुछ नहीं यूज कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर बड़ा है कि एक्स क्यूब बड़ा है? अगर x 0 से 1 में लाई करता है तो which one is X larger? square. x स्क्वायर बड़ा है। Square. अब देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है ना, यस सर। दोनों इक्वल है। एक तरफ एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, एक तरफ एक्स क्यूब, अब बोलो कौन सा बड़ा है? Sir, X cube 1. राइट तो ये दिस इज लेस देन दिस, ये कह सकते हैं। तो रूट ओवर ऑफ 4 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर इज लेस देन रूट ओवर ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर माइनस x क्यूब, यस और नो? देखो ध्यान से। Yes, sir. हाँ सर. तो अब यहाँ देखो इसको इधर लाया और इसको इधर ले आया, तो 1 बाय रूट 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कह सकते हैं। देखो पिछला केस में हाँ, हमने सर. निकाला था ये इससे बड़ा है, अब देखो ये किससे छोटा है। तो अब इंटीग्रेशन 0 से 1 dx by 4 minus x square minus x cube, this is smaller than 0 to 1 by root 2 dx by 2 minus of x square का रूट ओवर, ये लिख सकते हैं। यस सर। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1 by root 2 sin inverse of x by root 2, 0 से 1, राइट। तो पाई बाई 4 रूट 2, तो यानी b का वैल्यू क्या हुआ, देखो ये हो गया। समझ में आया Yes, कि नहीं sir. बच्चे? Yes, sir. आया सर. लिख लो। तो ऐसा भी केस होता है जिसमें फंक्शन खुद क्रिएट करना होगा, और इसका भी आइडेंटिफिकेशन मार्क वही है, याद रखो, ये नॉन इंटीग्रेबल होगा फंक्शन, ओके। Yes, अब sir. देखो 3 फंक्शन वाला जो केस था, अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। सर मास्टर राइट लिख वाला। हाँ लिख लो, हम पूरा ही मिटाएंगे, ठीक है। सर, राइट वाला समझा दे सर। कहाँ नहीं समझ में आया, बोलो। राइट का सर स्टार्टिंग।
अरे देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में बड़ा कौन सा होगा जब एक्स फ्रैक्शन है। देखो फ्रैक्शन का जितना पावर बढ़ाओगे उतना एक्स स्क्वायर बड़ा है। अब देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, एक तरफ एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, एक तरफ एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो जिसमें कम सब्ट्रैक्ट किए हो वो बड़ा होगा। यस सर। तो ये वाला लार्जर, ये स्मॉलर। यस सर। तो अब रूट लगा दिया, सेम रहेगा। अब x लेस देन y है तो 1 by y इज लेस देन 1 by x। ओके सर। अब बाकी फिर इंटीग्रेशन किया इसका। यस सर। ठीक है, मिटाएं इसको। सर 1 मिनट सर लिख रहे हैं। जल्दी लिखो। अभी भी समझ में आया कि नहीं? यस सर। लिख लिया सर। अब देखो जो fx लेस देन gx लेस देन rx वाला जो प्रॉपर्टी बताया, देखो उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन कैसा आता है। तो ये एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन का मिलता जुलता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। लिखो let fx be a continuous and differentiable function, let f of x be a continuous and differentiable function and gx is equal to 0 to x ft dt। ठीक है, gx is 0 to x ft dt। Find the interval in which g of 2 will lie. Find the interval in which g of 2 will lie if f of t is greater than equal to 0, less than equal to t, for all t belonging to 0 to 1, and f of t is greater than equal to 2t, less than equal to 3t, for all t belonging to 1 to 2। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान से देखो, ऑलरेडी जो फंक्शन का इंटीग्रल के बारे में मुझे पूछा है, देखो एक छोटा सा बात देख लो, g2 के बारे में पूछा है। g2 क्या है? 0 से 2 ft dt, यही ना होता है? हाँ ना? यस सर। यस सर। अब देखो इसी फंक्शन का ft, देखो इंटरवल यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू एन इंटरवल। हाँ सर। और उसी का इंटीग्रल के बारे में पूछा है, यानी स्ट्रेट अवे ये जो प्रॉपर्टी अभी बताया था उसी का यूज है। तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस f of t is greater than equal to 0, less than equal to t, for all t belonging to 0 to 1. So you will write 0 to 1 0 dt is less than equal to 0 to 1 ft dt, that is less than equal to 0 to 1 t dt। क्या ऐसा कह सकते हैं? यस सर। तो अब बताओ इवैल्यूएट करके लेफ्ट और राइट कितना है। देखो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 और इधर हो गया 0। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी आया। यस सर। अब देखो सिंस f of t is greater than equal to 2t, less than equal to 3t, for all t belonging to 1 to 2, देखो हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 से 2 2t dt less than equal to 1 से 2 ft dt, that is less than equal to 1 से 2 3t dt। देखो ऐसा कह सकते हैं। यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? देखो t स्क्वायर 1 से 2 क्यों 3 हो गया सर इधर। ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर बाय 2 लिमिट 1 से 2 क्यों। ये तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3, नो डाउट। लेफ्ट साइड राइट साइड क्या है बच्चे? 9/2 सर। हाँ 4 - 9/2। अब एक काम करो,
फर्स्ट के साथ सेकंड इनइक्वालिटी को ऐड कर लो। तो देखो कितना आया, 0 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 से 1 FTDT और +1 से 2 FTDT। देखो ये आ गया, और राइट साइड में देखो हाफ + 9/2, देखो ये आ गया। अब डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी से इसको क्या लिखोगे? 0 से 2 सर FTDT। करेक्ट, 0 से 2 FTDT। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, 3। जी सर। अब बताओ ये क्या है, G2 है। G2 सर। अब Yes, देखो sir. G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, देखो इंटरवल आ गया। देखो जेई एडवांस हाँ, में sir. एकदम टिट्टो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था, खाली ये जो मैंने 0T 2T 3T लिखा है ना, खाली ये फंक्शंस अलग था बस, बाकी सब क्वेश्चन सेम। तो जब भी ट्रिपल इनइक्वालिटी में इंटीग्रेशन का बात आए तो हमेशा समझ जाओ ये फंडा लगाना है, ठीक है? समझ में आया बात कि नहीं आया, बोलो। यस सर। लिख लिए हो? आया सर, लिख रहे सर। लिख रहे हैं सर। लिख लिया सर। हो गया तो यस सर। अब देखो प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं, ये बताओ किसी भी फंक्शन का मॉड्यूलस इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट फंक्शन, यस और नो? यस सर। ठीक, हमेशा Yes, sir. अपने डोमेन में ट्रू होगा। यस अगर मान लो पॉजिटिव है तो इक्वल टू आ जाएगा, है ना? बाकी हर केस में क्या आएगा, इनइक्वालिटी आएगा। तो अब किसी भी एक इंटरवल में क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a to b fx dx, हाँ या ना? यस सर। अब दो ये देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये तो चांस है नेगेटिव भी हो जाए। तो अगर मैं पूरे के बाहर मॉड लगाऊं तो भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा कि नहीं, बोलो। देखो क्या ये लिख सकते हैं, देखो Yes, इफ a sir. इज राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है अंदर वाला, तो यहाँ बाहर मॉड डालना और नहीं डालना बराबर बात है। यस सर। हाँ सर। अब इसको हम लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो देखो मॉड्यूलस ऑफ a to b fx dx, ठीक है? ये लेस देन इक्वल टू a to b मॉड्यूलस ऑफ fx dx, ये कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। देखो ये हो गया तुम्हारा हाँ प्रॉपर्टी, सर। ये मॉड्यूलस देखो अंदर शिफ्ट हो गया, समझ में आया? अब इसके हाँ ऊपर सर। लिख लो प्रॉपर्टी। उसने लिखा 8 लिखा। बस 3 लाइन तो लिखे हैं, क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि तुमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए। लिख लिया सर। लिखो क्वेश्चन, इफ मॉड्यूलस ऑफ 10 to 19 sin x divided by 1 plus x to the power n dx
This is less than 1 by 3 for n being a natural number. Then find the least possible value of n. Then find the least possible value of n. ठीक है? तो अब यहां देखो, पूरे इंटीग्रल के बाहर मॉड्यूलस है कि नहीं? और पूरा इंटीग्रल के बाहर मॉड्यूलस हो तो तुम हमेशा यही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे जो अभी बताया. ठीक है? क्या लिखेंगे बताओ? मॉड्यूलस ऑफ 10 से 19 sin x divided by 1 plus x to the power n dx less than equal to 10 से 19. देखो, मॉड्यूलस ऑफ sin x by 1 plus x to the power n dx, क्या ये लिख सकते हैं? यस सर. अब बताओ, 1 plus x to the power n 10 से 19 में तो हमेशा पॉजिटिव है. यस सर. तो क्या इसके ऊपर मॉड डालने का कोई मतलब है? नो सर. तो क्या हम ये कहेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 10 to 19 मॉड्यूलस ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 plus x to the power n, ऐसा कह सकते हैं? हाँ या ना? यस सर. अब बताओ, मॉड्यूलस ऑफ sin x हमेशा 1 से छोटा है? यस सर. Yes, sir. देखो, since this is always true, तो मॉड्यूलस ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 plus x to the power n, that is less than equal to 1 by 1 plus x to the power n. यस सर. ये कह Yes, सकते हैं sir. क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है. हाँ सर. अब बताओ, ये 1 by x to the power n से छोटा होगा? देखो, डिनोमिनेटर घटाओगे तो Yes, sir. फ्रैक्शन बढ़ेगा. यस सर. हाँ सर. तो देखो, मैंने डिनोमिनेटर से 1 गायब किया तो ये आ गया. यस सर. अब एक और सोचने वाला बात देखो, x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 10 से 19. 10 to 19. तो 1 by 10 to the power n से शुरू करो. देखो, 10 to the power n, 10.1 to the power n, 11 to the power n, और ऐसे करके 1 by 19 to the power n. अगर मैंने वैल्यूज लिखा, इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है? 1 by 10 to the power n. वाला. करेक्ट, 1 by 10 to the power n, ये लार्जेस्ट हुआ. यस सर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये हमेशा 10 to the power 1 by 10 to the power n से छोटा होगा for all x belonging to 10 to 19? yes or no? यस. Yes, तो देखो, sir. ये फंक्शन अगर इससे हमेशा छोटा है तो इसका इंटीग्रल भी तो इससे छोटा होगा. यानी 10 से 19, अभी अभी जो प्रॉपर्टी सिखाया था fx greater than gx वाला, Yes, sir. तो दिस इज लेस देन 10 से 19 1 by 10 to the power n dx. अब बताओ, 19 minus 10 कितना हुआ? 9. तो ये हो गया 9 by 10 to the power n, करेक्ट? यस सर. तो देखो, मेरा प्रॉपर्टी से क्या निकला? I less than 10 to the power n, ये निकला. अब गिवन क्या है डेटा बताओ? देखो, गिवन डेटा है I is less than 1 by 3. ठीक है? अब एक छोटा सा बात बताओ. देखो, दो इनइक्वालिटी में कंपैरिजन किस बेसिस पे होता है ये समझ लो. मान लो मैंने दिया एक रिजल्ट कि x लेस देन 3 है. अब तुमने अगर प्रूव किया कि x लेस देन 3.1 है, तो क्या मेरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो सकता है? Yes, sir. यस. यस. कैसे बच्चा? अगर मान ले 3. x तेरा 3.01 से लेकर 3.1 तक लाइक किया, तो मेरा स्टेटमेंट तो फॉल्स ना हो गया गिवन. यस. Yes, sir. लेकिन अगर तुमने ये प्रूव कर दिया कि x लेस देन 2.9 है, तब मेरा स्टेटमेंट अगर 2.9 से छोटा है तो 3 से छोटा ऑटोमेटिकली हो गया. Yes, sir. आया ना? तो गिवन वैल्यू मेरा क्या है? 1 by 3 से छोटा. तो मैंने जो प्रॉपर्टी से निकाला, तो अगर ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होना है तो ये वैल्यू 1 by 3 से छोटा होना चाहिए कि बड़ा? छोटा सर. छोटा. 1 by 3 छोटा होना चाहिए. तो हम यहाँ कहेंगे 9 by 10 to the power n, that should be less than 1 by 3. यानी 10 to the power n greater than 27. तो अब देखो, n equal to 2, 3, 4, 5 सारा पॉसिबिलिटीज है. अब इसमें से लोएस्ट कौन सा है?
2 sir. देख समझ में आया आंसर? ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देता है, थोड़ा मगजमारी भी करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है? समझ में आया एप्लीकेशन? Yes sir. लिख लो। Yes sir. Yes sir. देखो जेई मेन तक का पार्ट तुम्हारा कल ही खत्म हो चुका है, पिछला दिन। अब आगे जितना भी है वो सब एडवांस से रिलेटेड ही एप्लीकेशन है। हो गया लिखना? लिख रहे हैं सर। Yes sir. लिख लिए सर। अब देखो एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है पहले ये बताओ, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट Sir, A नेगेटिव positive और B negative. और ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, यही ना होना चाहिए। अब यार ध्यान दो, मान लो मैंने एक फंक्शन लिया ऐसा एफ एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ जी एक्स और इसका होल स्क्वायर, बताओ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा कि नहीं? यस सर देखो ये स्टेटमेंट में किसी को कंफ्यूजन नहीं No ना? sir. क्यों? ये स्क्वायर है और स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 0 सर। अदरवाइज इट इज Yes, ऑलवेज sir. पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव फंक्शन है तो उसका एरिया बाउंडेड पॉजिटिव होगा, 0 है तो 0 होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। नो सर। और ये ट्रू होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा बीइंग रियल, यस और नो? यस सर। प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी है। देख 2 टाइम, अब इसको एक्सपैंड कर रहा है और प्लस लैम्डा स्क्वायर इनटू जीएक्स का स्क्वायर, ओके, dx. Now this will also be greater than equal to 0, yes or no? अब इस इंटीग्रल को 3 हिस्से में हम तोड़ रहे हैं, तो देखो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स a टू b gx का स्क्वायर dx, ओके, देखो माइनस 2 लैम्डा टाइम्स a टू b fx इनटू gx dx, ओके, और प्लस a टू b fx का स्क्वायर dx। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो रहा है, हाँ है ना? अब इस इंटीग्रल को a मान लो, इस इंटीग्रल को b मान लो और इस इंटीग्रल को c मान लो। देखो अगर लिमिट्स कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही ना आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा, ये भी कांस्टेंट आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, देखो a लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2b लैम्डा प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू R। अब किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा उसका इंटीग्रल पॉजिटिव होगा कि नहीं, ये बोलो? Yes sir. तो Yes. a इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो ये हर रियल वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक है लैम्डा के टर्म्स में, this quadratic will be greater than equal to 0 if and only if the discriminant is negative, यानी 4b square minus 4ac less than equal to 0। क्यों? a हमेशा पॉजिटिव है इसीलिए, यानी हम क्या लिखेंगे बताओ? b square is less than equal to ac, so I'll write modulus of b is less than equal to root over of ac, ऐसा लिखेंगे कि नहीं बोलो? देखो ये स्टेटमेंट तक क्लियर है मौसूफ? यस सर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
नहीं है। नो सर। अब ये ए बी सी जिसको मैंने माना था उसका वैल्यूज पुट करो। तो मॉड्यूलस ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू ए सी लिखो या सी ए लिखो, बात एक ही है। देखो ए से बी एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ओके, इंटू ए टू बी जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। देखो ये आ गया, दिस इज Yes, द sir. प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी आ गया फाइनल। लिख लो। इसका यूज के ऊपर, और ये जहां लगेगा देखो ये यूनिक पहचान है इसका, ये जिधर भी एप्लीकेबल होगा ना वो तुमको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी खाली याद है तो पहचान जाओगे। सर किसका नॉइस आ रहा है? किसके यहाँ पे इतना नॉइस आ रहा है? नहीं मिटेगा सर, लिख रहे हैं। तो जल्दी लिखो। अब हो गया? यस सर। बस 2 लाइन में मिटा रहा हूं ताकि, अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बोलता है, लिखो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 0 टू पाई, और मैंने यहाँ पे दिया है रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इनटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डीएक्स, ऐसे दिया। तो मैं अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू भी पूछता हूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा बात देखो, इसको एज इट इज तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन देखो अगर दोनों को स्क्वायर करके अलग अलग कर दिया जाए क्या, तो क्या ये इंटीग्रेबल है? यस सर। हाँ सर। और अलग अलग स्क्वायर एक इकलौता प्रॉपर्टी है, इसी में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम इसे लिखेंगे कि दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, देखो 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में यहाँ पे 0 से पाई इसका स्क्वायर कर लो तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया, हाँ है ना। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये माइनस कॉस एक्स, ये आएगा 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा पाई प्लस पाई टू द पावर 4 बाई 4 रूट ओवर ऑफ दिस, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई प्लस पाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये भी कट गया तो यहाँ पे बच गया 2। तो रूट ओवर ऑफ दिस, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल, इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा, याद रखो, और इसका आइडेंटिफिकेशन है कि एज इट इज तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, अलग अलग स्क्वायर कर दो तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात? ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अ फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट, मतलब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो उसका एक इंटरवल ए बी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं कि नहीं। अब मिनिमम वैल्यू Yes, मान लो स्मॉल m है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है इस फंक्शन का ए बी इंटरवल,
तो देखो a to b fx dx ये टोटल शेडेड रीजन बना कि नहीं, ये वाला जो मैंने शेड किया। अब हाँ देखो ये सर। एरिया इस छोटा सा जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा है कि नहीं? देखो ये Yes, छोटा sir. होगा, देखो हाँ इस सर। रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, कैन यू ऑल हियर मी? यस यस सर। सर। Yes, sir. आप बताओ किससे छोटा होगा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल के एरिया से छोटा होगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे बताओ? ये कहेंगे कि if y equal to fx अगर फंक्शन है तो a to b fx dx this is less than कैपिटल M into b minus a, क्योंकि देखो ये रेक्टेंगल है तो इसका हाइट कितना है कैपिटल M, लेंथ ऑफ द बेस कितना है b minus a, और ये छोटा वाला रेक्टेंगल यानी स्मॉल m into b minus a से बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो। देखो ये स्मॉल m क्या है? होगा सर। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, ओके, इन क्लोज्ड इंटरवल a b, देखो ये होगा कैपिटल M is equal to absolute maximum value of fx in closed interval a b। अब एक केस ऐसा इमेजिन करो कि fx कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के केस में इक्वल टू भी तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी समझ में आया? यस सर। लिख लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं, देखो मैंने दिया if I is equal to 0 to pi by 2 sin x by x dx, then I belongs to 0 to 1 से pi by 2 से pi, और none of these। तो अब ऐसे केस में देखो sin x by x डायरेक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन तो है नहीं, हाँ, लेकिन इसको ज्योमेट्रिकली ही हम याद होगा, मैंने इसका ग्राफ सिखाया ना, देखो ये ऐसा फॉर्म करता है कि नहीं sin x by x। यस सर। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे 1 है, 1। करेक्ट? हाँ सर। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पाई बाई 2 पे तुमको क्या देगा, मिनिमम देगा, हाँ है ना? तो यहाँ पे कैपिटल M तो दिख गया, स्मॉल m हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, करेक्ट? यानी ये कितना हुआ, 2 बाई पाई हो गया, ओके? यस। अब ये अगर 2 बाई पाई है तो सिंपल सा बात है, देखो 0 से पाई बाई 2 sin x by x dx, ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन लेस देन, क्यों इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इक्वल टू इकलौता एक ही केस में होगा जब ये कांस्टेंट फंक्शन है fx, याद रखो कांस्टेंट फंक्शन के अलावा बाकी किसी केस में इक्वल टू नहीं आएगा, ये बात एकदम क्लियर हो जाओ। अब देखो स्मॉल m हो गया 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया कैपिटल M दैट इज 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, यानी I इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन पाई बाई 2। तो I बिलोंग्स टू विच इंटरवल, देखो 1 से पाई बाई 2 ये कहेंगे। देखो कोई खास मुश्किल है? नो सर। देखो एक दूसरा भी एग्जांपल लेके बता रहे हैं,
रेडी? ऊपर वाला मिटा दे। यस सर। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द इंटीग्रल 0 से 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx विल लाई। ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया। तो यहां भी तुम वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का फंडा लगाओ। देखो fx इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिया। देखो हर एक केस में जरूरी नहीं है कि तुमको ग्राफ नहीं मालूम है या ग्राफ निकालना ही है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये देखो ये माइनस 2x आया। अब बताओ ये हो गया 2x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन इंटरवल 0 से 1 में ये हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है, बोलो? हाँ सर, पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1, राइट? ओपन इंटरवल देखो मैंने लिया। अब कोई Yes, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो तो इसका लेफ्ट साइड ही ना मिनिमम देगा यस और राइट सर, साइड क्या देगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो देखो 0 पे मिनिमम और 1 पे मैक्सिमम होगा। तो फॉर दिस गिवन फंक्शन f0 यानी 1 माइनस e टू द पावर 0, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 0। f ऑफ 1 कितना हुआ? 1 माइनस e का पावर माइनस 1, करेक्ट? अब देखो इंटरवल लेंथ मेरा कितना है? 1। तो हम अब यहाँ पे क्या कहेंगे? I इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 माइनस 1 बाई e। देखो ये कह सकते हैं। सो I बिलोंग्स टू विच इंटरवल? इट बिलोंग्स टू 0 टू e माइनस 1 बाई e, ऐसा कहेंगे? यस सर। यस सर। देखो लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये एडवांस में भी ऐसे ही सवाल पूछा था। हाँ फंक्शन अलग था, मुझे उतना याद नहीं रहता है फंक्शन क्या है, तो मैंने कुछ भी फंक्शन बना दिया, लेकिन लॉजिक समझ में आया। और पहचान क्या Yes, है sir. बताओ? हाँ सर। पहचान इसका भी यही है कि ऐसे केसेस में नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन ही दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, मतलब ऐसा कभी फंक्शन देगा नहीं जो तुम आसानी से इंटीग्रेट कर लो। Did you all understand this? यस सर। मिटाएं इसको। हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब ये एक प्रॉपर्टी सिखाया था, लेबनिज रूल याद करो। इफ y इज इक्वल टू, सपोज y की जगह मैं लिख दे रहा हूं I एज अ फंक्शन ऑफ x। देखो f ऑफ x टू g ऑफ x, f ऑफ t dt, तो देन I डैश ऑफ x हम लोग क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ अपर लिमिट into derivative of upper limit minus function of lower limit into derivative of lower limit। देखो ये ना लिखते हैं, यस सर। याद आया? यस सर। हाँ सर। अब इसका यूज क्वेश्चन में भी लेके दिखा रहा हूं। देखो ये मैं पहले भी तुम लोग को दिखा चुका हूं। मैंने ऐसे बोला इवेलुएट 0 से साइन स्क्वायर ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर ऑफ x कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी। देखो इसको निकालो, ठीक है? अब इसको अगर निकालना है, देखो नो डाउट इसमें तुम बाई पार्ट्स कर सकते हो, दोनों को बाई पार्ट्स करके निकाल सकते हो, लेकिन एक छोटा सा बात बताओ, अगर लिमिट सेम हो जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ सर। तो वो ज्यादा आसान होगा कि नहीं? तो अब Yes, ऐसा sir. करते हैं
कि इस पूरे को एज्यूम कर लो I एज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों? देखो, अगर लिमिट तुम्हारा x के टर्म्स में है तो आंसर भी x के टर्म्स में आएगा, तो हम इसको एज्यूम कर लिए। अब इंटीग्रेशन नहीं करके डिफरेंशिएशन करो। देखो I डैश x क्या लिखोगे? साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये होगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 और डेरिवेटिव ऑफ 0 0। देखो इसका डेरिवेटिव ये हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल, Yes, sir. प्लस कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, राइट, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0 इंटू 0। देखो ये लिख सकते हैं। Yes, अब sir. बताओ ये कितना हो गया? साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी क्या लेंगे? X. तो x साइन 2x माइनस x साइन 2x कट गया, और ये कितना Yes, आया? sir. 0। बताओ Yes, किसका डेरिवेटिव 0 होता है? Constant function. इसका मतलब हो गया कि ix इज कांस्टेंट, k मान लिया Yes. उसको। Yes. अब sir. ये अगर कांस्टेंट है तो हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा, तो कोई ऐसा Yes, वैल्यू sir. सोचो जिसके लिए लिमिट सेम हो जाए। देखो साइन पाई बाई 4 Pi कॉस by पाई बाई 4. 4, वेरी गुड। तो आई पाई बाई 4 अब निकालो। देखो लिमिट हो जाएगा 0 से हाफ, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हाफ ना होता है। हाँ sir. अब साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी पाई बाई 2 dt हुआ, यानी ये कितना आया? पाई बाई 4, और ये k के बराबर होना चाहिए, यानी इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4 है। Yes, sir. तो देखो वही क्वेश्चन जो तुम बाई पार्ट से करते 2 बार, देखो 2 लाइन में सॉल्व हो गया। तो ये ट्रिक भी बहुत बार अप्लाई किया जाता है, लिख लिया कि नहीं? यस सर। जल्दी लिखो। लिख लिया है सर। Yes, sir. अब याद करो लेबनिज रूल का मैंने एक और फंडा सिखाया था, जिसमें लिमिट भी x के टर्म्स में है और फंक्शन भी x। मैं रूल पहले लिख देता हूं ताकि तुमको याद आ जाए। देखो कुछ ऐसा सिखाया था, y है fx से gx, f ऑफ x कमा t dt। Yes, sir. तो dy by dx क्या लिखते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव dy by dx is fx to gx, partial derivative of f of x X, sir. with respect to x, और इसका इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, Yes, और प्लस बाकी क्या आता है? f of x कमा gx into g dash of माइनस minus f of x fx into f dash x. देखो ये आता है। अब इसी रूल का एक स्पेशल Yes, केस देखो, इसका एक स्पेशल केस हम ले रहे हैं। अगर मान लो a टू b f ऑफ x अल्फा dx लिया, ठीक है? देखो यहां जो चीज t है वो x है, ठीक है, और जो यहाँ x है वो तेरा अल्फा है।
तो अब ये बताओ Yes, sir. इंटीग्रेशन लिमिट अगर कांस्टेंट है तो आई एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा ये होगा कि नहीं? आंसर अल्फा में आएगा। हाँ सर, हाँ सर. तो इफ आई अल्फा इज दिस मच देन आई डैश ऑफ अल्फा यानी इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे देखो, a to b partial derivative of this with respect to alpha और उसका इंटीग्रेशन with respect to x होगा। अब तुम कहोगे बाकी क्यों नहीं लिखा, तो ये इंटीग्रेशन लिमिट्स कांस्टेंट है और Yes, कांस्टेंट sir. का 0 हो डेरिवेटिव क्या जाएगा. हो जाएगा? जीरो। तो देखो इसी का एक स्पेशल केस ये, और ये भी याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा तो देखो, मैं एकदम साधारण सा सवाल लेके दिखा रहा हूं। देखो x टू दी पावर अल्फा माइनस 1 बाय लॉग x dx, ठीक है। मैंने बोला इवेलुएट दिस, या क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, रेंज ऑफ दिस, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो आइडियली देखो ये इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हम इस अब देखो ऊपर एक्सपोनेंशियल मतलब ऐसा x टू दी पावर अल्फा यानी पॉलिनोमियल, ठीक है, नीचे log x है। 1 बाई लॉग एक्स जब हो जाता है ना तो जनरली वो इंटीग्रेबल फिर नहीं रहता, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, दो अलग अलग केस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आई अल्फा अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, लेट इट बी आई अल्फा। अब इसका डेरिवेटिव लिखो, आई डैश अल्फा कितना होगा? 0 से 1। अब देखो x तुम्हारा कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट से करना है? अल्फा के रेस्पेक्ट से। तो ऐसे सोचो c टू दी पावर अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रेस्पेक्ट से क्या लिखेंगे? c टू दी पावर अल्फा इंटू लॉग A c, to the power alpha log alpha. तो x टू दी पावर अल्फा इंटू लॉग x आएगा, और नीचे से log x देखो पहले ही प्रेजेंट है, देखो कट गया कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब x टू दी पावर इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो 0 से 1 तो ये 1 बाई अल्फा प्लस 1 आ गया, यानी इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव ये है। किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है? अल्फा के रिस्पेक्ट से। तो अब आई अल्फा क्या लिखेंगे? डी अल्फा बाई अल्फा प्लस 1, और वो भी इंडेफिनिट में अब इंटीग्रेट करोगे। अब बताओ ये कितना हुआ? तो आई अल्फा इज लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1, ओके, और प्लस अ कांस्टेंट सी, क्योंकि इंडेफिनिट में सी तो आएगा। Yes, sir. देखो पहले मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर वापस उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लिया। अब यहां देखो इस केस में अगर मैंने अल्फा को 0 पुट किया तो x टू दी पावर 0 कितना हुआ? 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? Yes, 0। sir. तो i कितना आ गया? 0। अब ये कंडीशन यहां अप्लाई करो, तो देखो 0 इज इक्वल टू log 1 प्लस c, यानी c कितना आया? 0। इसका मतलब मेरा 0. आई अल्फा क्या है? log ऑफ अल्फा प्लस 1 है, मॉड्यूलस होगा, ये मैंने ब्रैकेट लिख दिया था, with respect to base e। देखो so the value of this integral is this much। तो देखो जो नॉन इंटीग्रेबल था देखो वो भी आसानी से वैल्यू निकलता है, समझ गए? तो टेक्निक सब पता होना चाहिए। मैंने पहला ही क्लास में क्या सिखाया था, यही वर्ड यूज किया था ना कि देखो इंटीग्रेबल डेफिनेट में तो हर फंक्शन है, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, रीजन तुम्हें सारा टेक्निक तो हम अभी सिखा भी नहीं सकते, है ना। इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां पे भी तो पढ़ोगे, तो उसमें भी बहुत सारे टेक्निक हैं। ये लिख लियो, लिख रहे हैं सर। Yes, sir. लिखो फटाफट।
अरे पल्ले पड़ रहा है कि हम ऐसे ही बकबक कर रहे हैं? समझ रहे हैं सर, आ रहा है। एक और एग्जांपल है इसका। यस सर। ठीक है, मिटाएं ऊपर वाला। Yes, यस sir. पूरा. सर। हाँ सर। देखो ये सब टिपिकल एडवांस वाला सब केसेस है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज उसी में इस्तेमाल करना है। हाँ, ऐसा नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन में भी हम लोग ये सब टेक्निक यूज कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे, ठीक है। मान लो 0 से π/2 मैंने दिया, यहां पे लिखा कोसेक थीटा इनटू tan इनवर्स ऑफ c sin थीटा लिखा। एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन ट्राइंग विद द नॉर्मल मेथड? नो सर। नॉर्मल से ट्राई कर लो, नहीं बनेगा, ठीक है, बैंड बच जाएगा इसकी। अब यहां ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है, यहां अंदर c है, तो आंसर c के टर्म्स में आएगा। ये बात एकदम साफ हो जाता है कि नहीं? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, पहचानना sir. सिखा रहा हूं। देखो बाई पार्ट्स इसलिए ऑप्शन नहीं है, क्यों? देखो कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा होगा। यस सर। फिर इसका Yes, डेरिवेटिव sir. निकालोगे तो वो एक ऊपर लॉग नीचे एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो वो टिपिकल केस होगा कि नहीं? यस तो सर। बाई पार्ट्स का भी ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। अब यहां सीधे देखो, i एज अ फंक्शन ऑफ c मान लो इसको, ठीक है। अब i डैश ऑफ c क्या होगा बताओ? 0 से π/2। देखो थीटा तुम्हारा अब कांस्टेंट है, ये मत भूलना। अब वेरिएबल क्या है? c है। तो ऐसा सोचो कि साइन ऑफ tan इनवर्स cx का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? tan इनवर्स cx मतलब मान लो 1/1 ये कांस्टेंट है सी के मान लो, तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। और इसका डेरिवेटिव सी के रेस्पेक्ट से क्या आएगा? साइन थीटा। हाँ या ना? अब Yes, कोसेक Yes, थीटा sir. इंटू साइन थीटा कट गया, कितना हो गया? 1। 1 सर। अब देखो ये 0 से π/2 1/1 प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नेट इफेक्टिव पावर नीचे का इवन है, डिवाइड कर दो इसको cos स्क्वायर थीटा से, Cos. तो ऊपर क्या हो गया? Yes, sir. 0 से π/2 ऊपर हो गया sec स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया c स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो isn't this 0 to π/2 sec स्क्वायर ऑफ थीटा बाय c स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो, अब हम डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना। देखो tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan थीटा और लिमिट 0 से π/2। देखो ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। अब π/2 पुट करो तो tan π/2 इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2, तो ये π/2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर प्लस 1 आया, और ये क्या आया? हाँ i डैश c आया। अब i डैश c अगर निकाल चुके हो तो i एज अ फंक्शन ऑफ c, देखो π/2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन c के रिस्पेक्ट से करेंगे। यस तो सर। बोलो ये कितना आएगा? बोलो π/2 into log of c plus under root c square plus 1 और plus प्लस कांस्टेंट के। constant. Yes, sir. अब यहाँ पे वापस जाओ, c को 0 पुट कर देते हो तो tan इनवर्स 0 0 हो गया। Yes, sir. तो i 0 is 0। अब ये यूज करो तो 0 is equal to π/2, और यहाँ देखो c जैसे 0 किया तो log 1 0 हो जाता है और प्लस k, यानी k is how much? 0। तो i as a function of c क्या निकला? π/2 times log of c plus root over of c square plus 1 with respect to base c। देखो ये आ गया।
देखो, डिड यू अंडरस्टैंड sir. दिस? Yes, sir. Yes, sir. किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन? नहीं सर. ठीक है, चलो लिख लो। आज आगे और नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसके बाद और डिफिकल्ट चीज आएगा। हाँ, अब तुम शीट का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एरिया वाला छोड़ के, ठीक है? उसमें एरिया का भी क्वेश्चन है क्योंकि एरिया इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो जहां भी एरिया बाउंडेड का सवाल होगा वो छोड़ देना, बाकी सब ट्राई करो और सीरियली स्टार्ट करो बेसिक लेवल ऑब्जेक्टिव से। बेसिक लेवल ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करना।